नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री कोचिंग क्लासेस से मैं एमपी सर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं फिर से एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आज आपको पूरा ध्यान लगा के अच्छे से आपको समझना है। और एक मेरा छोटा सा निवेदन और है आप लोगों से कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर आप लोग करें। कमेंट्स में आप लोग हमें सजेस्ट करते रहें, जो भी कमियां हैं आप हमें बताएं, हम उनको पूरा करेंगे। ठीक है ना। बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को पूरी चीज़ें, जितने भी टॉपिक हैं सारे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, है ना। किसी भी तरीके से हम करें, आप लोगों के टॉपिक सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर कोई आप लोगों को आवाज़ का इशू होता है या दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसमें हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश के प्रकार। बेसिकली जानते ही हो आप लोग, ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आवेश के प्रकार, दो प्रकार का आवेश होता है। नंबर एक, धनात्मक आवेश और नंबर दो, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हो। डिफाइन करना है इनको, कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? बड़ा सिंपल है। धनात्मक आवेश कब आता है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने इस वीडियो की, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, धनात्मक आवेश आता कब है? धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर कब आता है? जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तभी आता है ना। मतलब जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी उस पर धनात्मक आवेश आता है। और ऋणात्मक आवेश कब आता है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन, कहीं से कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब उसमें कौन सा आवेश आता है? ऋणात्मक आवेश। जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े को इस छड़ से रगड़ते हैं हम, तो क्या होता है कि कांच की छड़ में धनावेश आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हो रहा है? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँच गए? रेशम के कपड़े में। तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? रगड़ने के बाद उस पर ऋणावेश आ जाएगा रेशम के कपड़े पर। तो सीधी सी बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें आ गए, तो यहाँ 15 प्लस चार्ज या 15 माइनस चार्ज, सिंपल। तो डिफाइन अगर करना है तो वेरी इजी। कैसे करेंगे कि धनात्मक आवेश को डिफाइन कैसे करेंगे कि जब किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से ऋणात्मक आवेश को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, या उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, छोटा ही सा है। और आवेश की डेफिनेशन पहले ही मैंने आपको लिखवा चुका हूँ कि आवेश क्या है कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ का एक भौतिक गुणधर्म है जिसे ग्रहण कर लेने के बाद में वह वस्तु या पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगती है। ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये आवेश के प्रकार की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम धनात्मक आवेश की ही लिखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धनात्मक आवेश दोस्तों, धनात्मक आवेश जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस वस्तु में
उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। प्लस क्यू से इसको व्यक्त करते हैं या प्लस ई से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखो आप, चाहे ऐसे लिख सकते हैं प्लस क्यू से इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ऋणात्मक आवेश की। ऋणात्मक आवेश बड़ा सिंपल है दोस्तों। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इसे माइनस क्यू से व्यक्त करते हैं। दोस्तों क्लियर, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। डिफाइन अगर डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो इस तरीके से देखो। क्लियर हो गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम दोस्तों बात करेंगे आवेश के गुणधर्म। ठीक है ना, मतलब इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है, कितने गुण होते हैं आवेश के, बता सकते हैं। एक तो आप लोग बता ही सकते हैं, सिंपल बताइए कितने गुण होते हैं आवेश के गुणधर्म। ठीक है ना, आवेशों के गुणधर्म। तो आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं बताइए आप, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला गुण आपको भी आवेश अनुसार तो पता है हमें। सबसे पहला गुण क्या है, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये भी एक गुण है आवेशों का। और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये बता चुका हूं मैं आपको। तो पहला तो यही है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ये तो हम जानते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब दूसरे गुणधर्म की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना। दूसरा गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी कि आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कैसे किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर आवेश है, उसका कैसे पता लगाया जाता है, कुल कितना आवेश उस निकाय पर उपस्थित है, कुल कितना उस निकाय पर आवेश मौजूद है। तो वो हम पता करते हैं आवेशों की योज्यता वाले गुणधर्म से। ठीक है ना। क्या होती है आवेशों की योज्यता, तो किसी निकाय का कुल आवेश, टोटल आवेश अगर पता करना है तो उस निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग हम कर देते हैं, तो कुल निकाय में उपस्थित कुल आवेश का हमें पता चल जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना। जैसे एक बाल्टी में ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक बाल्टी ली, ध्यान देना आप जरा, एक बाल्टी ली, मैं 1 लीटर पानी डालाया उसमें, ठीक है ना। फिर मैंने क्या काम किया, थोड़ी देर बाद गया 2 लीटर पानी और डाल दिया, ठीक है ना। कितना हो गया, ध्यान देना उसमें आप 1 लीटर पहले डाल दिया तो 2 लीटर अब फिर मैं गया तो मैं 1 लीटर वापस निकाल लिया मैंने,
वापस निकाल लिया, इसके बाद 3 लीटर और डाल दिया मैंने उसमें। अब आप बताइए बाल्टी में कुल कितना पानी, पहले 1 लीटर डाला था, फिर 2 लीटर डाला, फिर 1 लीटर निकाला, फिर 3 लीटर डाला। तो जितना हमने डाला है उसको प्लस करके जितना निकाला है उसको माइनस कर देंगे और बाल्टी में कितना पानी है वो हमें क्लियर पता चल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना, क्लियर हो रहा है ना। देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बिल्कुल सही और सिंपल उदाहरण दे करके। इस टाइप से आपको कोई भी समझाने वाला नहीं है दोस्तों। बस अगर आपको मजा आ रहा है और समझ में आता है, लाइक और सब्सक्राइब, ये मेरा एक आप लोगों को ये मान लीजिए कि ये मेरी एक निवेदन है आप लोगों से ना। तो आवेशों की योज्यता सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि किसी निकाय में अगर कुल आवेश की बात जब होती है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी आवेश, जितना भी उसमें आवेश उपस्थित हैं, जितने भी, सभी का क्या कर देंगे, टोटल योग कर देंगे, ठीक है ना। तो किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल है। अब जैसे मैं एक उदाहरण से आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए 5 + Q आवेश है, ठीक है ना। 5Q आवेश प्लस में प्लस 5Q और फिर -2Q, फिर प्लस 11Q, फिर -10Q। अब अगर हम उस निकाय में कुल आवेश की बात करेंगे तो कुल आवेश सिग्मा Q = सिग्मा इसलिए लगाया, टोटल योग करेंगे सबका। देखिए 5Q प्लस में है तो इसको ले लेंगे पहले तो हम, प्लस 5Q, फिर प्लस लगाएंगे -2Q, फिर प्लस लगाएंगे 11Q, फिर प्लस लगाएंगे -10Q। थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 और 11 कितना हो गया, 11 × 5 = 16, प्लस का आवेश कितना है 16 और 10 और 2 ये माइनस का कितना है 12, ठीक है ना। तो यहाँ सिग्मा Q अगर आप देखते हो तो 16 में से 12 ये चला जाएगा माइनस प्लस, ठीक है ना। तो 16 में से 12 गया, प्लस का कितना बचा 4Q, कितना आवेश बचा है 4Q, ठीक है ना। तो ये किसी निकाय पर कुल आवेश निकालने के लिए इस गुण का उपयोग करते हैं, इसे कहते हैं आवेशों की योज्यता। क्लियर हुआ दोस्तों। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दैट्स ऑल, वेरी इजी। मान लीजिए एक निकाय है, इसमें ये आवेश है, इनका टोटल किया आपने, जो माइनस माइनस है उनको ऐड किया, प्लस प्लस के ऐड किया और फिर टोटल घटा दिया उसको हमने, है ना। प्लस के आवेश में से माइनस के आवेश घटाए और प्लस का 4Q बच गया, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस के आवेश यहाँ ज्यादा था इसलिए प्लस का बच गया, माइनस का ज्यादा होता तो माइनस में आवेश बचता दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आवेशों की योज्यता, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। अगला गुणधर्म जो है हमारा वो है आवेशों का संरक्षण, ठीक है ना, या आवेश संरक्षण सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं, मैंने लिखवा दिया इसको, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट करेंगे। तीसरे गुणधर्म की हम बात करेंगे आवेश संरक्षण, आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आवेशों का संरक्षण बड़ा सिंपल सिद्धांत है, नाम से पता चल रहा होगा आपको कैसे हम इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। तीसरा गुणधर्म आवेशों का संरक्षण, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, या आवेश
संरक्षण सिद्धांत, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण सिद्धांत। अभी इसको समझते हैं पहले, फिर लिखेंगे, है ना। पहले समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आवेश संरक्षण, इसको समझने से पहले हम ऊर्जा संरक्षण को समझेंगे, जो कि आप 11वीं क्लास में, 10th क्लास में साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, और पहले भी। ऊर्जा संरक्षण का क्या है सिद्धांत, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, विद्युत है, विद्युत वाला पार्ट चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जब उत्पन्न होती है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम बांध बनाते हैं, तो बांध में क्या करते हैं कि पानी इकट्ठा करते हैं। तो पानी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब रुकी हुई रहती है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे ही पानी को फिर जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और टरबाइन के ऊपर, तो पानी जब गिरता है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, गतिज ऊर्जा। अब देखिए आप यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा जो थी वही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। टरबाइन घूमता है, विद्युत उत्पन्न होती है, तो टरबाइन जब घूमता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा, और फिर वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होके तमाम ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाती है। जैसे पंखा चलता है, यांत्रिक ऊर्जा, लाइट की प्रकाश अगर जैसे बल्ब जल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। विद्युत ऊर्जा, हीटर जल रहा है, उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। तो क्या है ये, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा रहा है एक रूप से दूसरे रूप में, ये आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ हम आवेश की बात कर रहे हैं। वो तो ऊर्जा की बात थी कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। सेम चीज यहाँ भी वही लागू होती है कि आवेश संरक्षण या आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो सीधा है कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक चालक से दूसरे चालक में परिलक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल इजी है डेफिनेशन, आप ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के जैसे भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले, इसका मतलब ये हुआ किसी भी पृथककृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है या नियत रहता है, ठीक है ना। किसी भी पृथककृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल मिला के आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों, फिर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण चाहे आप पहले ही समझ लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक H+ और Cl-, ये हाइड्रोजन आयन है, एक क्लोरीन आयन है, ठीक है ना। और जब ये आपस में मिलेंगे, ध्यान देना दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ इस तरफ का आवेश हम देखेंगे और इस तरफ का आवेश देखेंगे। इस तरफ आवेश एक तो +1 है और यहाँ +-1 आवेश है क्लोरीन का, ठीक है ना। और यहाँ आवेश 0 है, यहाँ कोई आवेश नहीं है। तो दोस्तों जिसको अगर आप जोड़ोगे, अगर +1 -1 को, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आवेश 0 है और यहाँ पर भी आवेश 0 है। तो आवेश कैसा हुआ, संरक्षित। आवेश का आवेश उत्पन्न भी नहीं हुआ, ना आवेश नष्ट हुआ। देखिए कहीं कोई आवेश उत्पन्न हुआ क्या अभिक्रिया के दौरान, ना ही नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ। तो आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक चालक से या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सीधी सी बात है। तो हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ये एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आवेशों का संरक्षण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी पृथककृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी पृथककृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा करके किसी पृथककृत निकाय का
कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अथवा करके इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश व ऋणावेश का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। अथवा करके जो पहले आपको डेफिनेशन समझाई थी वो तो फिर याद रहने वाली है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम की याद है तो ये भी रहेगी। अथवा में हम लिख सकते हैं कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि इसे केवल एक चालक से दूसरे चालक में परिलक्षित किया जा सकता है या भेजा जा सकता है ना, या रूपांतरित किया जा सकता है ना, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है, धनावेश हो, तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इन दोनों में उत्पन्न आवेशों को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है, शून्य आ जाता है, ठीक है ना। तो जब टोटल शून्य होता है तो आप एक बात बताइए, पहले भी जब रगड़ा नहीं गया था तब कांच की छड़ कैसी थी, उस पर आवेश था कुछ 0, ठीक है ना। अभी देखिए आप यहाँ पे कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, रगड़ा नहीं है, आवेश कितना है 0, आवेश कितना है 0, क्योंकि अभी क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में इसमें मौजूद है, इसमें भी तो रगड़ा ही नहीं गया है, तो क्या होगा, कोई आवेश दोनों में नहीं होगा, इसमें भी 0। जब रगड़ा जाएगा तभी तो क्या होगा, अगर ऊष्मा मिलेगी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पहुंचे, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गए इसमें, तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पर क्या आ जाएगा, -5 आवेश आ जाएगा और इस पर +5 आवेश आ जाएगा। तो ये तो प्लस चार्ज इस पर आ गया और माइनस चार्ज इस वस्तु पर आ गया, मतलब रेशम का कपड़ा कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया ये रेशम, और ये कांच की जो छड़ थी, कांच की छड़ कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। तो दोस्तों ये आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें आप HCl वाला एग्जाम्पल भी इसमें डाल सकते हैं जो मैंने आपको अभी बीच में समझाया था, तो कोई सा भी उदाहरण पर ले सकते हैं, कुल मिला के आवेश संरक्षण है। तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब हम बात करने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये भी एक आवेश का गुणधर्म है, आवेश का क्वांटीकरण, उसको हम समझने वाले हैं, उसको साफ कर लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, ये आप थोड़ा सा समझिए। क्वांटीकरण का मतलब क्या है, क्वांटीकरण का मतलब होता है कि डिवाइड करना। आवेशों का क्वांटीकृत आप नहीं किया जा सकता है कुल मिला। अभी बहुत सिंपल सी बात हम कर सकते हैं,
जैसे तो दोस्तों अब हम आवेश के चौथे गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश का क्वांटीकरण, ये आवेश का चौथा गुणधर्म है दोस्तों। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप केवल ध्यान से सुनिए। किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा है, अगर हम बात करें कम से कम आवेश कितना जा सकता है, चाहे वो धनावेशित वस्तु हो चाहे वो ऋणावेशित वस्तु हो। मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर कम से कम कितना आवेश जा सकता है, कम से कम। तो या तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश जाएगा या फिर इसमें एक प्रोटॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा। कम से कम आवेश की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कब जब ये ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 कितने भी कर सकता है ना, लेकिन कम से कम की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन से कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन ये दान नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रॉन से कम का मतलब क्या हुआ, बटे, है ना, परमेय संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, नगण्य के रूप में, ठीक है ना। पूर्णांक के रूप में ये इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे इससे या ये ग्रहण करेगा। इसी को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। कुल मिला के आवेश को अनिश्चित रूप से डिवाइड नहीं किया जा सकता। कुल मिला के इसके अंदर जो आवेश उत्पन्न होगा वो पूर्ण गुणज में रहेगा। कुल मिला के इस टाइप से होगा, Q बराबर ±n। सीधा मतलब है ना। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि किसी वस्तु में कम से कम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा की बात होगी तो वो Q बराबर ±n ही होगा। और जहाँ n का मान 1 2 3 4 इस टाइप से रहेगा, नेचुरल नंबर। क्लियर है ना। तो किसी वस्तु पर, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है, पूर्ण गुणज में रहेगा दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रॉन कुल मिला के निकलेगा तो एक से कम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ज्यादा के रूप में इतने निकल सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी वस्तु पर आवेश इस टाइप से नहीं रहेगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 5/6 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न नहीं होगा, है ना। इसे ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। कुल मिला के आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आवेश किसी वस्तु में निश्चित रूप से जाता है, ठीक है ना। कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में, अपूर्ण संख्या के रूप में नहीं। जैसे ये अपूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण गुणज में नहीं है, परमेय संख्या है। जैसे मैं कहूँ किसी वस्तु से 3.36 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये नहीं हो सकता है, ये इज नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है ना। तो अब हम बात यहाँ आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत आपको समझा दिया है। अब भी अगर किसी को कोई समस्या है तो डेफिनेशन लिखते हैं, एक बार और उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन देखिए आपको, आवेश का क्वांटीकरण। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है दोस्तों। तो ये है क्वांटीकरण सिद्धांत। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की कितनी मात्रा होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, ठीक है ना। अतः आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित
नहीं किया जा सकता है, अतः आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस n होगी, जहां E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 तथा n बराबर 1 2 3 4 5 और डैश, ठीक है ना। Q बराबर प्लस माइनस n ही होगी, किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस n ही होगी, जहां E का मान ये रहेगा प्रोटॉन के लिए प्लस में, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में, और n का मान 1 2 3 4 5 6 आगे जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो सब, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। प्रोटॉन पर भी यही मान रहेगा, प्रोटॉन के लिए बस प्रोटॉन के लिए प्लस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है ये, E का मान है ये, और ये अगर प्रोटॉन अगर धनावेशित वस्तु है तो E का मान यही रहना है, बस प्लस चार्ज रहेगा, प्लस आ जाएगा आगे, और अगर ऋणावेशित वस्तु है तो माइनस आ जाएगा, E का मान यही रहना है, ठीक है ना। तो E का मान ये हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना, और n का मान ये, ठीक है। E आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे मूल आवेश कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणन में होती है, अधूरा नहीं रहेगा मान, है ना। अतः आवेश को निश्चित रूप से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा ये होगी Q बराबर प्लस माइनस n, जहां n बराबर 1 2 3 4 5, E का मान ये रहेगा, धनावेशित वस्तु के लिए प्लस में रहेगी ये वैल्यू, और ऋणावेशित वस्तु के लिए माइनस में रहेगी ये वैल्यू। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, है ना। E आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे मूल आवेश कहते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि E आवेश की सबसे जो मूल आवेश क्या होता है। डेफिनेशन भी अगर पूछ ली तो आप बता सकते हो कि E आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। डेट्स ऑल दोस्तों। तो कुल मिला के आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत आपका कंप्लीट हो गया है, आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं अगर कोई समस्या है तो, नहीं भी है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।